ये वेव नंबर क्या होता है ना, वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज ऑलवेज 1/λ, ठीक है। तो क्वेश्चन में कई बार होता है कि वेव नंबर निकालो, या क्या होता है कि कई बार वेव नंबर दिया रहता है और वेवलेंथ को यूज, वेवलेंथ निकाल के उसको यूज करना होता है, ठीक है। तो व्हाट इज वेव नंबर, वेव नंबर इज 1/λ, ठीक है। और ये लैम्डा जो है, इसको अगर ये अगर मीटर में है इसका यूनिट, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। नहीं होगा, नहीं। हाँ, तो यहाँ पे इसका जो यूनिट है मीटर इनवर्स है, ये क्लियर है राइट। तो ये वेव नंबर क्या होता है, क्लियर है राइट। ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि बोर्ड में कि वेव नंबर निकालो, है ना। तो वेव नंबर में ये अगर इसका यूनिट मीटर में रखोगे तो इसका यूनिट मीटर इनवर्स होगा। ये आर्मस्ट्रांग के एक 1 आर्मस्ट्रांग में और मीटर में क्या रिलेशन होता है, हाँ प्राची बताओ इसमें क्या रिलेशन होता है आर्मस्ट्रांग और मीटर में। 1 आर्मस्ट्रांग इक्वल टू 1 10 to the power minus 10 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या है, सिंपल c/λ, सेम प्रोसेस, ठीक है। अभी ना अब हम लोग देखेंगे कि एटम का क्वांटम वेव, है ना। क्वांटम बोले तो यहाँ पे क्या होता है कि एटम में कुछ एनर्जी, जो एनर्जी होता है, ठीक है, और उसका कुछ इस तरह समझो कि इसको लाइट से कैसे कोरिलेट करेंगे, ठीक है। इसको लाइट और एनर्जी से कैसे कोरिलेट करेंगे एक एटम को, ठीक है। तो एन एटम जो होता है ना, जब इट एब्जॉर्ब लाइट और रिलीज लाइट, है ना, एट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। हम लोग देखा था राइट कि अभी इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होते हैं, है ना। तो एटम, इलेक्ट्रॉन किसका पार्ट होता है, एटम का, राइट। तो एटम भी जब मूव करेगा तो क्या होगा, तो उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है, फ्रीक्वेंसी रिलीज करेगा, वो लाइट को रिलीज करेगा या लाइट को अब्सॉर्ब करेगा, है ना, एट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता है कि जब लाइट को, है ना, जब इस पे एटम पे कुछ एनर्जी आता है, ये एटम अगर है मान लो, इस पे एनर्जी आया तो क्या होता है कि बॉडी पहले तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फिर इसके बाद फिर क्या करेगा, थोड़ी देर बाद वो रिलीज करता है, ठीक है। तो अब ये एनर्जी में एब्जॉर्प्शन और रिलीज एमिशन क्यों होता है ना। अब अगर ये पहले जब साइंटिस्ट लोग ने देखा कि एक एटम, जो एटम है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर वो देखा कि कुछ देर बाद वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, या एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो इसके लिए जब इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट पूरा किया इन्होंने, तो देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो एक्चुअली में क्या करते हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली अलाउड टू मूव बिटवीन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स इन एटम। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो रोल प्ले कर रहा था एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में और एनर्जी को रिलीज करने में, ठीक है। तो जिसके कारण एक जो एटम है, एटम में एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो दिस इज ओनली कॉल्ड क्वांटम व्यू ऑफ एटम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अभी होता क्या है कि एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ना, देखा होगा ना सब लोगों ने। एटम यहाँ पे प्रोटॉन है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन कोई है तो ये इस पे अगर एनर्जी इसमें आता है, ठीक है, एनर्जी इसमें आता है तो क्या होता है, ये एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन हायर शेल में मूव करता है, ठीक है। तो हायर शेल में मूव करता है तो फिर तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्प्शन हो रहा है। फिर हो सकता है यहाँ पे मूव करे, एनर्जी, अब ज्यादा एनर्जी इसको मिल गया तो और ज्यादा दूर जा सकता है, राइट। तो हो सकता है कि ये इस वाले ऑर्बिट में चला जाए, मूव कर रहा है।
और ज्यादा एनर्जी मिलेगा तो ये इस ऑर्बिट में मूव करेगा, राइट। तो ये एटम जो था, एटम में जब हमने देखा कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटम व्यू ऑफ एटम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी ये ऑर्बिट वन तो और इसी मॉडल को बोर ने भी आगे यूज किया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि जब एनर्जी इसमें इसको मिला, ठीक है, तो इसको कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है, कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसके बाद ही वो मूव करता है, ठीक है। तो कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है जिसके बाद ही वो मूव करता है ना। तो अब ये एनर्जी जो होता है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये जो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होता है वो होता है एच म्यू नॉट, ठीक है। ये होता है इतना उसको एनर्जी मिलेगा तभी वो मूव करेगा, है ना। और मान लो अगर ये कोई लाइट आ रही है, कोई एनर्जी इसको मिल रहा है जो कि जिसकी कितना एनर्जी मिल रहा है, एच म्यू एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। एच म्यू एनर्जी इसको मिल रहा है। एच म्यू क्या होता है, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है। और इसको मान लो एनर्जी में एच म्यू एनर्जी मिला, जिसमें से इसने एब्जॉर्ब किया कितना, एच म्यू नॉट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया, और फिर इसके बाद वो मूव किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया। तो इसमें क्या होता है कि जब इनिशियल एनर्जी जो मिली, ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी एच म्यू नॉट, ठीक है। और फिर ये तो यहाँ पे क्या हुआ, जब कुछ देर यहाँ एनर्जी में डिफरेंस दिख रहा है सब लोग को, एच म्यू जो है वो ज्यादा है होगा, एच म्यू जो है वो ज्यादा होगा, राइट, तभी मूव कर रहा है। अगर एच म्यू ज्यादा है एच म्यू नॉट से, इफ एच म्यू इज ग्रेटर देन एच म्यू नॉट, है ना, तभी वो मूव करेगा। यहाँ पे अगर एच म्यू इज ग्रेटर देन एच म्यू नॉट, तभी वो नेक्स्ट ऑर्बिट में मूव करेगा, राइट। तो ये एच म्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये जब एच म्यू जब ज्यादा है एच म्यू नॉट से जब मूव करेगा, तो ये कंजर्वेशन एनर्जी सुना है सब लोगों ने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉजिक सुना है सब लोगों ने, क्या होता है, अमृता सुना है कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है? क्या सर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना है? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मास सुने हैं। एनर्जी भी तो कंजर्व रहता है ना, काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। हाँ, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी में। तो जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एच म्यू एनर्जी मिला इसको, जिसमें से थ्रेशोल्ड एनर्जी कुछ एच म्यू नॉट है उसने एब्जॉर्ब किया, है ना। तो ये जो एनर्जी जो बच गया वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। एच म्यू एनर्जी इसको इनपुट किया था यहाँ पे, एच म्यू इज अ इनपुट एनर्जी, है ना। एच म्यू इज अ इनपुट एनर्जी और एच म्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन को इतना मिनिमम एनर्जी चाहिए था नेक्स्ट मूव ऑन करने के लिए फ्रॉम यहाँ से, मिनिमम इतना एनर्जी चाहिए था, तो इतना एनर्जी तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मास और वेलोसिटी के टर्म में, 10th से पढ़ा होगा, हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ mv स्क्वायर, है ना। तो हाफ mv स्क्वायर होता है। तो इसने इसको जब एच म्यू एनर्जी मिला और एच म्यू नॉट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया, तो जो बचा वो एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो इलेक्ट्रॉन का जब यहाँ पे कभी कभी क्या आता है कि वेलोसिटी निकालो या काइनेटिक एनर्जी निकालो, है ना। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, एच म्यू एनर्जी, ये समझ आ रहा है सब लोग को? कोई डाउट है, एनी डाउट, क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? पहले यू क्या होगा? ये यू क्या है, ये यू नहीं म्यू है ये, ठीक है, इसको कहते हैं म्यू, ठीक है। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, एच इंटू फ्रीक्वेंसी
दिस इज कॉल्ड दिस इज एनर्जी, H इज अ प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, H इज अ प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है, H म्यू इज अ प्लैंक, H इज अ प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, और म्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, म्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम इसको कितना एनर्जी चाहिए था, H म्यू नॉट चाहिए था, ठीक है, तो H म्यू नॉट इज अ थ्रेशोल्ड, तो इसको जब H म्यू एनर्जी मिला है ना, तो और इसने कितना कितना थ्रेशोल्ड एनर्जी हुआ, H म्यू नॉट हुआ, इसने एब्जॉर्ब किया, तो जो फाइनली जो बच गया एनर्जी उसको वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे अब काइनेटिक एनर्जी मान लो निकालने को ऐसा क्वेश्चन आए अगर, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1 into 10 to power 5 15 सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, H म्यू माइनस H म्यू नॉट, H प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 into 10 to power minus 34, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको करोगे तो आंसर तुम्हारा आ रहा है अराउंड इतना, ठीक है। तो ये मेन है कि यहाँ से कोरिलेट करो कि ये इलेक्ट्रॉन जो मूव मूव कर रहा है ना, मूव करता है, तो फिर ये यहाँ पे जो H म्यू एनर्जी मिलती है, तो क्या होता है कि H म्यू नॉट इज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। ये क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ओके सर वो एग्जांपल एक बार और दिखाइए। ओके, यहाँ पे देखो अभी ना मैं और हाँ ये और एक और चीज, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा कुछ लॉजिक्स बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट अभी इसमें अभी मैंने भी स्किप किया, ठीक है, उसको भी कंटिन्यू करेंगे और, ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास में। अभी थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि कुछ लॉजिकल पहले चीजें देखो, ठीक है, ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी सिंपल चीज है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H म्यू क्या है, H म्यू इज इनपुट एनर्जी, ये एनर्जी इसको दी गई, और ये H म्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया कितना एनर्जी बच गया, H म्यू माइनस H म्यू नॉट, ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर कोई कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, है ना, एमिटेड व्हेन, ठीक है, व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज दिस, तो मतलब कोई लाइट आए इस पे पड़ी, कोई रेडिएशन इस पे पड़ा जिसका फ्रीक्वेंसी है इतना, तो क्लियर है सब लोगों को, कोई डाउट? साधना क्लियर है? यस सर क्लियर है। साधना तुम्हें? यस सर क्लियर है। ओके गुड। अमृता तुम्हें क्लियर है? यस सर। ओके गुड। मान तो अगर किसी को भी कोई डाउट ना, यू लेट मी नो, पिंग मी और लेट मी नो, ओके। हाँ, तो बोर मॉडल क्या होता है, बोर मॉडल ने क्या किया कि ये इसने कंसिडर किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, यू ऑल नो दिस बेसिक्स राइट, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, पढ़ा होगा राइट 10th में, न्यूक्लियस क्या होता है, साधना बताओ, न्यूक्लियस क्या होता है? कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोर ऑफ एन एटम। ये क्या होता है कोर ऑफ एटम, मतलब बोले तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट? यस हाँ, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को कहते हैं न्यूक्लियस, है ना। तो यहाँ पे देख लो ना, तो फिर ये तो बोर है, जो बोर मॉडल है, इसने क्या बोला कि हर एक ऑर्बिट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इसने इसने ना बोर ने चार पोस्टुलेट बना दिए, ठीक है। पोस्टुलेट, उसने पोस्टुलेट 1 क्या दिया, इलेक्ट्रॉन कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, है ना, कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसमें मूव करता रहता है, ठीक है, रिवॉल्व करता रहता है अराउंड दिस न्यूक्लियस, ठीक है, और एवरी ऑर्बिट हैव सम फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है।
these orbit are known as stationary orbit. तो मतलब वो assume क्या किया इसने, orbit is a stationary, ठीक है, और electron keep on moving, ठीक है. और फिर ये number of waves in a orbit is circumference of orbit upon wavelength. मतलब एक वेव, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ वेव जनरेट होंगी, ठीक है, है ना. ये तो हम लोगों ने देखा था, राइट. इलेक्ट्रॉन अगर मूव होता है तो कुछ वेव जनरेट होती है, उस वेव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो तो मान लो अगर कोई बोलता है कि इस इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑर्बिट 1 में है तो कितने नंबर ऑफ वेव्स जनरेट हो रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ वेव्स जनरेट होंगे, सर्कमफ्रेंस अपॉन वेवलेंथ, है ना, ठीक है. कितने नंबर ऑफ वेव्स इन एन ऑर्बिट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट इन अपॉन वेवलेंथ. तो उसने, तो पोस्टुलेट 1 ने क्या हुआ, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट के अराउंड मूव करता है, और ऑर्बिट में मूव करता है, और हर एक ऑर्बिट पे कुछ फिक्स्ड एनर्जी होती है, ठीक है. पोस्टुलेट 2 क्या हुआ, उसने बोला इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर व्हिच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ h/2π. मतलब नहीं, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, ठीक है. ये एंगुलर मोमेंटम ये पढ़ोगे अभी फिजिक्स में, ठीक है, लेकिन स्टिल अभी बस समझ लो कि mvr इज एंगुलर मोमेंटम. मोमेंटम पढ़ा होगा राइट. मोमेंटम तो पढ़ा होगा 10th में. मोमेंटम का क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, राइट. तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास mvr. तो बोर ने बोला कि एंगुलर मोमेंटम जो है is always integral multiple of h/2π. h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब n into h/2π, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है. where m is the mass of electron, v is the velocity of electron, r is radius of orbit, है ना, और नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. ये क्लियर है सब लोगों को. मतलब हमें ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट किया, हम लोग ये इसको इतना लॉजिकल नहीं है, बस ये सब लोग को ध्यान रखना है कि mvr जो होता है वो हमेशा इसका इंटीग्रल होता है h/2π into n. ये इंटीजर आएगा, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ये 0.5 आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये 0.5 आएगा, ठीक है. इट विल ऑल h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट. इसका वैल्यू क्या था, उन्होंने देखा था, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना था, 6.626 into 10 to the power minus 34, है ना. तो ये अपॉन 2π, मतलब इसका हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होता है. तो यही ये पोस्टुलेट 2 है इसका, ठीक है, बोर का. ओके. अब पोस्टुलेट 3 एंड पोस्टुलेट 4 क्या है, ये उन्होंने देखा था, राइट, कि एनर्जी इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी सर लेवल. पोस्टुलेट 2 एक बार और बता. हाँ, ओके. यहाँ पे क्या है, पोस्टुलेट 2 क्या बोला इसने, इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर व्हिच एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, है ना. मतलब वो तभी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाएगा, और जब जाएगा तो क्या होगा, है ना, एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये है, तो यहाँ पे अगर तभी जाएगा जब mvr = nh/2π होगा. ये होगा, हमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे कोई v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसका रेडियस है r, तो m इसका मास होगा m, ठीक है. mvr = nh/2π, और n क्या है, इंटीजर होगा, ये होल नंबर नहीं होगा, ठीक है, 0.5 नहीं होगा, 0.2 नहीं होगा, इट विल बी ऑलवेज इंटीजर, ठीक है. और सर n कैसे ये n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट. ये अगर यहाँ पे गया तो इसका ये n 2 है, यहाँ पे होगा तो 1 होगा. क्या बोल रहा हूँ, हाँ बताओ. हाँ वही पूछना था, कहाँ पे 1 है और 2 है. mvr = nh/2π. ये सब लोग बस ध्यान रखना है, ठीक है. ये बोर का पोस्टुलेट 2 था, और पोस्टुलेट 3 एंड पोस्टुलेट 4 हम लोग देखेंगे क्या है. इसने क्या बोला कि यहाँ पे एनर्जी इज एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी. मतलब हायर एनर्जी लेवल से अगर लोअर एनर्जी लेवल जाएगा, यहाँ पे मान लो इसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है,
सब लोग बताओ थोड़ा लॉजिक लगा के, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे मान लो एनर्जी ज्यादा है और फिर लो यहाँ पे एनर्जी है मान लो सपोज 10 है, ठीक है, 10 जूल है, यहाँ पे मान लो 5 जूल है, ठीक है। तो यहाँ से जब यहाँ आया तो क्या होगा, एनर्जी एमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा? एमिट होगा। एमिट होगा, राइट। तो एनर्जी इज 5 एब्जॉर्ब, जूल। एमिटेड और एब्जॉर्ब when an electron jump from higher energy level to lower energy, हायर से लोअर में यहाँ से यहाँ आएगा तो एमिट होगा, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो एब्जॉर्ब होगा, राइट। अभी उन्होंने न्यूमेरिकली देखा था ना कि कुछ एचम्यू एनर्जी मिल रहा था, तो इसमें से कितना तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा था, फिर यहाँ से जब यहाँ जाएगा वापस तो एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। ये क्लियर है? तो यहाँ पे डेल्टा ई E2 इज इक्वल टू E2 माइनस E1 है ना। ये क्या यहाँ पे क्या है यहाँ पे, ये क्लियर है सब लोग? पहले ये एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगा, रिलीज कब होगा? यस सर। अमृता तुम्हें क्लियर है? एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है कब, हो रहा है रिलीज कब हो रहा है? सर ये सेकंड वाला पॉइंट एक बार और बताइएगा। पोस्टुलेट 4 है। एक सेकेंड, ये वाला? नहीं, सेकंड वाला। हाँ, ये अभी एक मिनट बता रहे हैं। पहले यहाँ देखो, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज, अमृता बताओ और साधना तुम बताओ। हाँ, ये मतलब कोई डाउट है यहाँ पे कि एनर्जी रिलीज कब हो रहा है? अगर अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है ना, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा? यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, हाँ मतलब अंदर से सर एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होगा, राइट। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है फिर, ये पोस्टुलेट 3 था, ठीक है। अब पोस्टुलेट 4 क्या है? एनर्जी जो E2 माइनस E1 इज एच म्यू, ठीक है। E2 माइनस E1, E2 क्या है? E2 है इनपुट एनर्जी जो दी गई है। E1 क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। एचम्यू जो कि हम लोग देखे थे एचम्यू नॉट, और ये क्या है? एचम्यू इनपुट, ठीक है। तो ये इनपुट एनर्जी है और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो इनपुट एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एचम्यू, है ना। और इसको हम लोग कह सकते हैं एचसी बाई लैम्डा भी कह सकते हैं। सर एचसी बाई लैम्डा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सी बाई लैम्डा होता है, राइट, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको, तो ये एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इज एच म्यू, ठीक है, या इसको कह सकते हैं एच सी बाई लैम्डा। दिस इज व्हाट कॉल्ड पोस्टुलेट 4, ठीक है। और मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एन एटम इज ऑलवेज ग्राउंड स्टेट, मतलब यहाँ पे अगर है तो सबसे स्टेबल होता है, ठीक है, माना जाता है। तो यहाँ पे अगर होगा तो स्टेबल हो, यहाँ पे होगा तो इसको स्टेबल हम नहीं कहेंगे। क्यों स्टेबल नहीं कहेंगे? E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HV डायरेक्ट कैसे हो जाएगा? ये क्या है? इनपुट एनर्जी है, ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ये इनपुट एनर्जी है। एनर्जी 0 होता है क्या? क्या हुआ? थ्रेशोल्ड एनर्जी का भी कुछ वैल्यू होता होगा। हाँ, तो वही कह रहे ना, एचम्यू क्या है? इनपुट एनर्जी। मान लो कुछ एनर्जी इनपुट मिला इसको, फिर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा तभी वो आगे मूव करेगा, ठीक है। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो ये कन्वर्ट क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था ना, इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, या तो एचम्यू से काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, एचम्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। और इक्वल टू एचसी बाई लैम्डा, म्यू क्योंकि हमें पता है म्यू इक्वल टू एचसी बाई लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, राइट, सब लोगों को? और मोस्ट स्टेबल स्टेट जो है वो कहते हैं ग्राउंड स्टेट होता है। क्यों ऐसा होता है? ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1, ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1, ये सबसे स्टेबल होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं?
सबसे लो होता है इसमें एनर्जी क्योंकि लेवल। यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे है, ऊपर है और कहीं है, तो अगर वो एनर्जी रिलीज करेगा तो एनर्जी रिलीज करने का चांस ज्यादा होता है ना, तो वो एनर्जी जैसे रिलीज करेगा वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ ये तो हायर ऑर्बिट वाले को स्टेबल नहीं माना जाता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट वाले को स्टेबल माना जाता है। ये क्लियर है यहाँ तक? इसलिए कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या बोर मॉडल में क्या क्या प्रेडिक्शन हम लोगों ने किया है ना। जो एनर्जी है ना, इसमें क्या, इसमें हमने देखा था एनर्जी वर क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस वो would not emit एनर्जी, है ना। if the energy level were increased by input of energy electron, इसको skip कभी करो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है by input of energy, electron would experience temporary increase in energy and then after some time it will again emit the energy, ठीक है। तो जो एनर्जी को एमिट करता है तो उसको हम लोग कहेंगे फोटोन। इट एमिट एनर्जी एज अ फोटोन, मतलब एसम्यू जो हम लोग कंपेयर करते हैं ये एक वेव होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फोटोन, ठीक है। तो ये जब एनर्जी जब ओरिजिनल स्टेट में और ओरिजिनल एनर्जी लेवल पे आएगा, मतलब एनर्जी हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट आएगा, एनर्जी को वो रिलीज करेगा, है ना। तो ये तो हमने देखा, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा था, राइट, कि ई एफ माइनस ई आई इज इक्वल टू एच वी, ये क्लियर है, राइट। अच्छा, और अब ये ना अब क्या हुआ कि इस बोर ने क्या किया, एक रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये सब लोग ध्यान रखो। यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट होता है और बोर ने एक फॉर्मूला डिराइव किया। रिडबर्ग जो ने फॉर्मूला ये यूज करता था, 1 by लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, ओके, ब्रैकेट 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, वो n1 ऑर्बिट से n2 ऑर्बिट जाता है, तो उसका वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, 1 by लैम्डा इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट। ये एक्सपेरिमेंट के, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट आफ्टर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन्होंने फाइंड आउट किया, ठीक है। तो 1 by लैम्डा इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। मतलब अगर ये ऑर्बिट 1 से n1 क्या है यहाँ पे, लोअर ऑर्बिट से अगर हायर ऑर्बिट जाता है तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है। तो 1 by लैम्डा इक्वल टू, ये क्लियर है, ये फॉर्मूला चलो ध्यान से देख लो इसको, ठीक है, फिर अभी हम इसको और न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रिडबर्ग का था। अब यहाँ पे बोर ने क्या किया, इसको इसी को यूज करके इसने क्या किया, एचसी से मल्टीप्लाई कर दिया। एचसी से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, एचसी बाय लैम्डा बन जाएगा। एचसी बाय लैम्डा हमने देखा था, राइट, कि ये एनर्जी होता है ना। तो ये एनर्जी होता है, तो यहाँ पे इन्होंने जब एचसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ये बोर ने क्या किया, इसको यूज किया और निकाला कि ये काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना हो, है ना, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर होगा। अभी देख समझ लो बस, है ना, इसको न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर होगा। सर काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए तो दोनों फार्मूला होगा ना। हाँ, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए एक तो ये एच हम लोगों ने देखा, राइट, एक तो है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, राइट, और एक ये फॉर्मूला भी यूज होगा, ठीक है, ठीक है ना। अब मान लो यस सर। एक क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ अ लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, दैट मूव फ्रॉम ऑर्बिट n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसको सब लोग ट्राई करो, बताओ कैसे होगा ये। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन दैट रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है अभी ऑर्बिट 4 पे है, अब 4 से जा रहा है वो ऑर्बिट 6 पे, है ना। तो यहाँ पे निकालना क्या है, एनर्जी ऑफ
द स्पेक्ट्रम एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रम, और एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रम का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, डेल्टा इज इक्वल टू के इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर देखा था। तो यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे ये, और ये रेडवर्क कांस्टेंट का पर बुक में एक और बुक में एक और इक्वेशन दिया हुआ रहता है, E इज इक्वल टू एच वी भी होता है। E इज इक्वल टू एच वी एच बी नहीं होता, एच मी होता है वो फ्रीक्वेंसी है ना, ये होता है फ्रीक्वेंसी, वही हमने देखा था। एच मी इज इक्वल टू ये एच मी माइनस एच मी नॉट, राइट, इज इक्वल टू ये एच मी क्या है, इनपुट हमारे ये इनपुट फ्रीक्वेंसी है, और ये है थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, एच मी, ठीक है। तो यही एच मी कुछ क्या है, एनर्जी है। अब यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था, राइट, ये फॉर्मूला देखा था, राइट, हम लोगों ने कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का वैल्यू क्या 0 होता है? किसका किसका थ्रेशोल्ड एनर्जी का नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब कुछ एच मिनिमम वी एनर्जी नॉट। कितना देना पड़ गया, उसके बाद ही वो मूव करेगा, है ना। तुम किसी को भी अगर पुश करोगे तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा ना, अब रुकेगा, कुछ मिनिमम एनर्जी वो उसको देना पड़ेगा तुम्हें, तभी वो मूव करेगा, राइट। तो वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन है n इक्वल टू ऑर्बिट 1 में है, ऑर्बिट 1 से ऑर्बिट हायर ऑर्बिट में कब मूव करेगा वो, जब उसको कुछ एनर्जी दोगे, वो एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। क्लियर है? हाँ, यस सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 2.179 इंटू 10 टू पावर, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिखते हैं, 2.179 इंटू 10 टू पावर -18, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जब एच यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट हमने देखा 1/λ होता है, इसी को अगर तुम एच से मल्टीप्लाई करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, है ना। यहाँ पे इसी से ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये के इंटू ये के बाई एच जो है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और ये ये कितना है, 2.179 इंटू 10 टू पावर -18 इंटू 10 टू पावर -18। तो यहाँ पे देखो सब लोग, तो वही ये जो न्यूमेरिकल है, मान लो यहाँ पे क्या करना है, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 6 पे जब जा रहा है, तो यहाँ पे क्या निकालना है हमें, एनर्जी निकालना है, राइट। एनर्जी ऑफ द लाइन इन द स्पेक्ट्रम, मतलब यहाँ से जब तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, 2.179 इंटू 10 टू पावर -18। n1 क्या होगा इसमें, n2 क्या होगा, n1 क्या होगा इसमें, अमृता इसमें n1 क्या होगा, 4 होगा शायद। 4 होगा, राइट, करेक्ट, 4 होगा, और n2 क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, 2.179 इंटू 10 जब करोगे तो क्या है, कितना आएगा, इतना जूल, ठीक है। एनर्जी कितना आ गया, 7.6 इंटू 10 टू पावर -20 एक जूल। बार और स्टार्टिंग से फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है, डेल्टा ई हम लोग ने, बोर ने जब फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है, बोर ने जब फॉर्मूला डिराइव किया, डेल्टा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, ठीक है, इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, है ना। और ये कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी है, 2.18 इंटू 10 टू पावर -18 इंटू 10 टू पावर -18, ठीक है। तो इंटू ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये है, तो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट किया इसने, तो यहाँ पे क्या है निकला, एनर्जी, तो एनर्जी जो निकला, अब ये अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जब n1 क्या है, इनिशियली कहाँ पे था, 4 पे था, फाइनल क्या है, फाइनल कहाँ मूव ऑन हुआ, 6 पे हुआ, तो 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/6 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया। तो ये वैल्यू जब पुट किया तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, एनर्जी ऑफ अ लाइन इन द स्पेक्ट्रम, है ना। ठीक है, ये क्लियर है सब लोगों को? यस सर।
अभी ई इंटू इसकी क्या है, ए है 2 इंटू 10 टू पावर -20, 10 इंटू 10 टू पावर -20, ठीक है 7.56। इसको शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने एक्सपोनेंशियल करके लिख दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज होना है, ठीक है। अब अगर मान लो अगर ये तो एनर्जी निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, मान लो अगर अब हम क्या निकालना है, वेवलेंथ ऑफ द लाइन इन द स्पेक्ट्रम, है ना। तो वेवलेंथ क्या होगा, hc/e, है ना। तो e क्या है तुम्हारा 7.56 इंटू 10 टू पावर -20, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया तुम्हारा वेवलेंथ आ गया, ठीक है। वेवलेंथ का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया लैम्डा। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? नहीं सर, ये वेवलेंथ कैसे निकला ये नहीं क्लियर हुआ। ओके, देखो यहाँ पे हम लोग ने एनर्जी इक्वल टू hc/λ होता है, जो पढ़े तुम बता रहे थे, hmu एंड hmu और ये hc/λ दोनों सेम होता है, राइट। तो मान लो वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तब भी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, राइट। प्लैंक कांस्टेंट क्या है, प्लैंक कांस्टेंट पता है तुम्हें, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो hmu इक्वल टू hmu, यहाँ पे एनर्जी निकल गया, राइट। तुम लोग तुम्हारा एनर्जी क्या है, अच्छा हाँ समझ गए। बोर का फॉर्मूला यूज करके एनर्जी निकला, और फिर hmu इक्वल टू hc/λ इक्वल टू करके लैम्डा वेवलेंथ निकाल दिए, राइट। सौरभ मानवीन तुम्हें क्लियर है? मानवीन साधना तुम्हें क्लियर है? सब किसी को डाउट है कोई? एक बार को इसको देखो समझो, फिर अगर कोई डाउट है तो बताओ। ओके, मानवीन को क्लियर है। अमृता तुम्हें क्लियर है? साधना तुम्हें क्लियर है? यस सर क्लियर है। साधना तुम्हें ये फॉर्मूला कैसे लाया, ये फॉर्मूला बोर्ड का जो फॉर्मूला है कैसे अप्लाई किया, क्लियर है, राइट। अंशुल तुम्हें क्लियर है? ओके, ठीक है। ये ना फिर अभी क्या हुआ, फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया, राइट, कि ऑल द मैट कि हमेशा लोवेस्ट एनर्जी कब होती है, जब ग्राउंड स्टेट पे होता है, राइट। ये हम लोग ने पढ़ा था, राइट, कि लोवेस्ट एनर्जी कब होता है, जब ग्राउंड स्टेट मतलब ऑर्बिट 1 पे होता है। जब ऑर्बिट 1 पे होता है तो इलेक्ट्रॉन का या एटम का सबसे लोवेस्ट एनर्जी होता है। ओके, तो जब ग्राउंड स्टेट मतलब बोले तो ऑर्बिट 1 पे सबसे लोवेस्ट एनर्जी होता है ना। और ये एक और फॉर्मूला इन्होंने डिराइव किया, ये फॉर्मूला भी सब लोगों को याद रखना है कि En इक्वल टू के माइनस के क्या है, कांस्टेंट है, और जेड क्या है, इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एन क्या है, ऑर्बिट। अभी क्या होता है कि ये के जेड स्क्वायर, जेड क्या है तुम्हारा, जो एनर्जी जो होता है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर का वो डायरेक्टली एनर्जी जो होता है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कुछ फाइंड किए और इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, एनर्जी जो होता है एटॉमिक नंबर के का होल स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फिर इन्होंने ये भी फाइंड किया कि एनर्जी जो होता है वो 1/n² होता है ना। अब दोनों को कंबाइन किया इन्होंने, तो यहाँ पे इन्होंने एक कांस्टेंट से इक्वेट करके यहाँ पे इन्होंने ये फॉर्मूला डिराइव किया, है ना। तो अब इसमें क्या है कि एनर्जी जब, अच्छा ये बताओ, जब यहाँ पे 1 होगा तब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, या जब 5 होगा तब ज्यादा होगी? यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 है तब ज्यादा होगा। E1 ज्यादा होगा, E5 ज्यादा होगा? E1 बोले तो n इक्वल टू 1, ठीक है। मान लो जेड दोनों में सेम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है दोनों में, और E1 और है और एक E5 है, ठीक है। तो अब ये बताओ E1 बड़ा होगा या E5 बड़ा होगा? सब लोग को बताना है, E1 बड़ा होगा या E5 बड़ा होगा?
ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो बोर्ड ने डिराइव किया था, ठीक है, लेकिन हम लोग को ये तो याद रखना है सब लोग को। लेकिन ये E1 बड़ा होगा, E5 बड़ा होगा, ये बताओ सब लोग। E1 बोले तो माइनस के जेड स्क्वायर, E5 क्या होगा, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन -kz² 25, राइट। दोनों में बड़ा कौन है, E1 या E5? E1 E1 बड़ा है, राइट। ठीक है, और ये माइनस, तो E1 बड़ा है। अब लेकिन यहाँ पे माइनस साइन को इग्नोर करेंगे तो क्या होगा, ये तब क्या होगा, तब बड़ा कौन सा होगा, तभी E1 ही बड़ा होगा। मानवीन इसमें E1 बड़ा होगा, E5 बड़ा होगा? जो भी बड़ा होगा मुझे पिंग करो, मैसेज करो। तो प्राची तुम भी बताओ। E1 ओके, एज पर मानवीन E1 बड़ा होगा इसमें, अगर माइनस साइन को कंसीडर करते हैं, राइट। मतलब -10, ये मान लो -10 है और ये -10/5 है, तो कौन माइनस, ये हो गया -2, तो -2 बड़ा है या -10 बड़ा है, कौन सा बड़ा है? -2 -2 बड़ा है, राइट। तो E5 बड़ा होगा, राइट। और E5 क्या होगा, हाँ, E1 सॉरी, E5 जो है वो बड़ा है और E1 क्या है, छोटा है, राइट। ये दिख रहा है, राइट सब लोग को। E1 जो है वो छोटा है और E5 जो है वो बड़ा है। अब यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं, लोएस्ट एनर्जी क्या होता है, ग्राउंड स्टेट। मतलब जब n=1 होता है तब वो एनर्जी का सबसे कम होता है। इसीलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे तो इसीलिए -10 जो यहाँ पे देख लो, राइट सब लोग। यहाँ पे अगर मान लो ये है, ये कौन सी, इसकी वैल्यू मान लो अगर आ रही है 25, ठीक है, इस तरह समझो। सॉरी, ये -25 आ रहा है, -kz² कितना आ रहा है, 25। तो यहाँ पे n एक में 1 रखा है हमने और एक में रखा है 5 बोले तो 25। तो यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया -25। तो क्लियरली दिख रहा है, राइट, कि n जब n=1 है तो एनर्जी कम है, n=5 है तो एनर्जी ज्यादा है। तो हाई ऑर्बिट पे जब होगा तो एनर्जी ज्यादा होता है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये थ्योरम जो बोल रहा है, ऑल मैटर फाइंड इट्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट इन ग्राउंड स्टेट, है ना। ये क्लियर है सब लोगों को? कोई डाउट है इसमें? यहाँ देखो सब लोग, जब n=1 था तो एनर्जी हमारा कम आ रहा था, n=5 है तो एनर्जी ज्यादा आ गया, एज पर दिस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, इसका वैल्यू हम लोग ने एज्यूम कर लिया, मान लो 25 है, मान लो इन केस तो फिर ये kz² का हमने 25 वैल्यू एज्यूम किया, तो किस लेवल पे ज्यादा एनर्जी है, जब हायर ऑर्बिट में। तो यही वो बोल रहा है कि हायर ऑर्बिट पे एनर्जी ज्यादा होता है और लोअर ऑर्बिट में एनर्जी कम होता है। ये क्लियर है सब लोग, राइट। और ये जो बोर मॉडल है, ये हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग ने अप्लाई करते हैं ये, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन के लिए इसने फाइंड आउट किया था या He+ के लिए फाइंड किया था, He1+। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हीलियम +1 में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 दो, 3 हाँ 2 होंगे इसमें, हीलियम +1, हीलियम पॉजिटिव में। अभी तक कितने होंगे इसमें, हीलियम पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ही ना होंगे? हाँ, एक होगा। हाँ, और लिथियम 2 पॉजिटिव में 2 होगा। एक ये
उस पढ़ा होगा ना एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 1 और इसका हीलियम का 2 होता है, 2 और लिथियम का 3 होता है। इसमें मतलब 1 एटॉमिक नंबर है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। लिथियम का भी 1 होगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें कितने होंगे, 3 होंगे। 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना इलेक्ट्रॉन बचा इसमें, एक ही बचा, राइट। 1 वैसे ही ब्रिलियम में 3 पॉजिटिव में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 होगा। तो जो बोर जो मॉडल है वो हमें 1 इसका ड्रॉबैक यही था कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए इन्होंने वर्कआउट करता है, ठीक है। तो ये जो बोर मॉडल है हमेशा एक इलेक्ट्रॉन वाले मॉडल के लिए वर्क करता है। इसने हाइड्रोजन के लिए फाइंड आउट किया, फिर हीलियम पॉजिटिव के लिए फाइंड आउट किया, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए फाइंड आउट किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोग को, कोई डाउट है तो ना ये नेक्स्ट क्लास में बोर मॉडल को पूरा पढ़ना, ठीक है। हाँ तो सुनो, तो सब लोग नेक्स्ट क्लास में बोर मॉडल को पूरा पढ़ के आना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको न्यूमेरिकल और करेंगे, ठीक है। अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, लेकिन और थ्योरी को मैंने अभी थोड़ा स्किप किया है, थ्योरी को क्योंकि मैं चाह रहा हूँ तो पहले थोड़ा न्यूमेरिकल्स देखो कैसा है, ठीक है, ताकि इसमें इंटरेस्ट जगे। नहीं तो क्या होता है कि थ्योरेटिकल पार्ट में जाके फिर बोरिंग लगने लगता है, ठीक है। तो अभी और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज क्लास यही पेंड कर रहे हैं हम लोग, ओके। और कोई डाउट हो तो क्वेरी ग्रुप में डालना, ठीक है। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, चलो बाय।